वेलकम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई है, समझिएगा, मतलब बड़ा ही गहरा है। जो मिला है उसी में खुश रहता हूं। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती हैं कि दुनिया में एक समान कुछ नहीं होता। अगर जिंदगी में आप लोगों को 2 पल की खुशी मिलती है और उस 2 पल की खुशी में आप लोग अपने को किसी और के साथ में कंपेयर कर देते हैं और वो खुशी आप लोगों की कम हो जाती है, तो आप लोग अपने साथ में ज्यादा कर रहे हैं भाई साहब। आप लोग अपनी जिंदगी को दुखों की डायरेक्शन में ढकेल रहे हैं। 2 पल की तो खुशी मिली है और उसी में किसी के साथ में कंपेयर कर दिया और दुखी होकर बैठ गए। अगर इसी तरीके से अपनी जिंदगी को दूसरों के साथ में कंपेयर कर कर चलते रहोगे और इसी तरीके से दुखी होते रहोगे तो जिंदगी कुछ तो छोटी है, वो और भी छोटी हो जाएगी और बिल्कुल नरक के समान लगने लगेगी। अगर रियलिटी में आप लोग उसको स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको देखकर खुश हो और सोचो कि यार वो बढ़ रहा है तो मुझे भी आगे बढ़ना है, ना कि किसी और को पीछे ढकेल कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। अगर आप लोग चाहते हैं किसी से आगे निकलना तो अपनी मेहनत को बढ़ाइए, ना कि ये सोचिए कि यार वो पीछे हो जाए। अगर जिंदगी में इस तरीके से आप लोग अपने सोचने का नजरिया बदल दोगे तो हमेशा जिंदगी में खुश रहोगे, दूसरों की खुशी को देखकर भी, और अपनी तो खुशी आप लोगों को रात दुगनी और दिन चौगनी आप लोगों को नजर आएगी। पर लेकिन उसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा कि अपना चीजों को देखने का और सोचने का बस नजरिया चेंज करना पड़ेगा। और आप लोगों ने सुना भी होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, की दुनिया को आप लोग जैसा देखना चाहते हैं वैसी दुनिया आप लोग को दिखाई देगी। तो अपनी सोचने का नजरिए में थोड़ा सा चेंज लाओ और अपनी जिंदगी में उन्हें कहते हैं खुशी का ऑफर पाओ। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे देखना चाहते हैं। ओके, तो आज का दिन कैसा रहा आप लोगों का बताइएगा जरूर। एक बड़ा ही प्यारा सा मेरे मतलब मुझे बच्चे के द्वारा मिल किया गया। तो उनके द्वारा बोला गया कि सर मजा आ रहा है जिंदगी जीने में, जब से कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट किया है कि हाँ मॉर्निंग में कि हाँ मुझे इतना कुछ करना है, और इवनिंग में जब मैं लिखता हूं यहाँ पर कि इतना कुछ अचीव कर चुका हूं। सर रियलिटी में जिंदगी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है, मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि कितना इंप्रूवमेंट मेरी लाइफ में आ गया, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यार आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बड़ी छोटी सी बात है, पर लेकिन रियलिटी में आप लोग इसको करके देखो एक बार, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं कि डेली मॉर्निंग में आप लोगों को उठकर 1 गिलास या फिर 1.5 गिलास पानी पीना है, ठीक है। कहने के लिए तो कि हाँ पानी तो पीना है, पर लेकिन अपनी बॉडी पर उसका इंपैक्ट देखिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा निवाया सा गुनगुना पानी पीजिए मॉर्निंग में डेली उठने के बाद में, और उसके बाद में खुद की बॉडी में आप लोगों को चेंजेस नजर आएंगे। ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, इंप्लीमेंट करो, जिंदगी में मजा आएगा। तो कौन कौन यहाँ पर कमेंट बॉक्स से बताता है कि आज का टारगेट कितना कंप्लीट हुआ, उसको कंटिन्यूअसली करते रहना है। जिस तरीके से रेगुलर आप लोगों को लेक्चर मिलता है ना, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि आज का जो लेक्चर आज नहीं आएगा आप लोगों के पास में, डेली लेक्चर आता है ना, तो उसको लिखने में क्यों शर्माते हो? अपना टारगेट है, अपना खुद की जिंदगी है, अपने खुद के गोल्स हैं, उसको भी लिखने में शर्मा रहे हो तो अचीव कैसे करोगे मेरे दोस्त? तो ऐसी चीजें नहीं किया करते, शर्माना नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर डेली शर्म आती है लिखने में तो फिर वही बोलूंगा यार, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा 30 मार खानी है जिससे तुम शर्मा रहे हो, सब अपने ही जैसे हैं। डेली 2 वीडियो रेगुलर आती हैं, अगर इनको लाइफ का पार्ट बना लोगे तो लाइफ जो है वो झींगा लाला हो जाएगी। यानी कि मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो और जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। हमेशा खुश रहोगे तो जिंदगी आप लोग को आसान नजर आएगी और जो भी काम करोगे उसमें मन लगेगा। और दुखी रहोगे तो हमेशा इरिटेट रहोगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे, अपना तो काम बर्बाद करोगे, दूसरों को भी इरिटेट करोगे। तो बिल्कुल टकटकी लगाकर लेक्चर को देखना है, ठीक है। आइए तो एक बार नजर डालते हैं क्या क्या आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके बाद में डिटेल में फिर पूरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। बात करेंगे यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसमें हम लोग वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात करेंगे। अभी बजट में इसके बारे में अनाउंस किया गया है, तो यहाँ पर ये टारगेट है, ये कब तक का ये आप लोग बता सकते हैं इसको अचीव करने का। इसी के साथ में यहाँ पर हमारी कंट्री में जब इसको स्टार्ट किया गया, तो कब इसको स्टार्ट किया गया था? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। देखिए हम लोग ना सारी चीजें बाहर से खरीद कर लाने के शौकीन है, तो यहाँ पर लगा यार कुछ काम अपने आप से कर लेते हैं। तो जो वो काम अपने से करने की बात की गई उसमें कुछ चीजें उन्हें देख, जब स्टार्टिंग में आप लोग कोई काम करना स्टार्ट करते हो दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो वो दिक्कतें फिर इंप्रूवमेंट होती चली जाती हैं और आप लोग की जिंदगी संवर जाती है। तो इसी के बारे में आप लोगों को बताना है कि कब से ये चीजें हम लोगों ने स्टार्ट की थी। इसी के साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को जानने को मिलेगी। नॉर्मली जो ट्रेन है वो यहाँ पर स्टील की बनाई जाती है, पर बोला जा रहा है कि इस स्टील को हटाकर किसी और चीज की बना देंगे तो इसका जो वेट है वो काफी कम हो जाएगा और काफी प्रोडक्टिव तरीके से काम करेगी। तो वो कौन सा मटेरियल है और कितना लगाने के बाद में क्या चीजें होंगी उसके बारे में हम लोग समझेंगे। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी यहाँ पर क्या किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी कि WTO के अंदर एक कंट्री है जिसको ताक पर रख दिया। क्यों? क्योंकि वो कंट्री जो है ताइवान के बारे में कुछ बोलती है, और ताइवान को किसी ने कुछ बोला तो इसका मतलब बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया यानी कि चाइना को अगर इरिटेट करना है ना, ताइवान को टच कर दो, ठीक है, चाइना अपने आप इरिटेट हो जाएगा। तो ये ऐसी हरकतें की जाती है, तो समझेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में आखिर क्या बातें हैं।
एक देश ने ये बोला है कि भाई साहब सुन रसिया, अगर तूने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया ना, या यूक्रेन को तूने टच भी किया, तो इसका मतलब ये है कि तुमको हमसे बुरा कोई नहीं लगेगा। मतलब कौन सा है ये देश जिसने ऐसी बातें बोली है। और नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन है, ये बेसिकली इसके बारे में पूरी डिटेल में मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूं। बात करेंगे धोले, धोले काले पीले, आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये सब। तो धोले, तो इसको बोला है क्वान अल्पाइंस, तो इसका साइंटिफिक नेम क्वान अल्पाइन है, ठीक है। तो जानेंगे क्या है क्वान अल्पाइन। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की थ्रेटन्ड की कैटेगरी में इसको रखा, मतलब थ्रेटन्ड स्पीसीज की कैटेगरी में कहां पर इसको रखा गया है, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंजेंडर, या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा वनरेबल, जो भी आप लोगों को लगे बताइए इसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर जो भी है आप लोग बता सकते हैं। आज आगे बात करें, यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये आप लोग को पता है एक ऐसा एक गंदा सा रास्ता है जो हमारे देश में से होते हुए निकाला गया इनके द्वारा, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कब ये स्टार्ट किया गया था। एक और ऐसा गंदा सा सामान है जिसको बोलते हैं वन रोड वन बेल्ट, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका पार्ट है यहाँ पर। ये आप लोग को बताना है ये जो है ये कहां से होता हुआ गुजरता है, मतलब ये भी बताऊंगा पूरे डिटेल में। पर लेकिन ये दोनों कब लॉन्च किए गए थे, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को रहेगी तो आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो लेक्चर को वो नहीं कहते कि देखिए कोई भी काम करो ना यार, अगर आप लोग मन लगा के करते हो, देखो टाइम तो इतना ही लगेगा। मान लीजिए लेक्चर ही आप लोग सुन लो, ठीक है। अब मान लीजिए लेक्चर जो आप लोग का 40-50 मिनट का है, तो टाइम तो उतना ही लगेगा। अब उसको आप लोग मन माने मन से सुन रहे हैं, यार ये लेक्चर आ गया है, सुनना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना, ठीक है। पर लेकिन सोचो अगर आप लोग इसको एंजॉय करो, वाओ यार लेक्चर आ गया, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। आज देखते हैं क्या मजा आता है लेक्चर के अंदर। सोचो दोनों में, दोनों को सोचने में ही एनर्जी आ रही है भाई साहब, डिफरेंस देखो दोनों चीजों में। तो यही तो जिंदगी है, जिंदगी को जीने का जरा सा नजरिया चेंज कर दो भाई साहब, जिंदगी में ना बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले करते फिरोगे तो जिंदगी में बल्ले बल्ले करनी है, तो अपनी जिंदगी को कल्ले कल्ले करके जीना है, ठीक है। यानी कि फालतू की चीजों में इरिटेट नहीं होना है, ओके। आइए बात करते हैं यूपीएससी जीएस पेपर 3 और 2 के अंदर ये गवर्नेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाता है। क्या है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे एक पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में। देखिए अब तक ना हमारे देश में मैक्सिमम जो ट्रेन है हम लोग बाहर से बनाकर लेकर आते हैं और अपने देश में लाकर हम लोग उनको यूज करते हैं। पर लेकिन पहली बार यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि हम लोगों ने अपने देश में कुछ नया करने की ट्राई की है। तो उसी के चलते हमारी कंट्री में जो बजट प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री यानी कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उनके द्वारा काफी शानदार एक अनाउंसमेंट किया गया। बोला गया चलो यार तुमको एक गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट क्या है कि 400 वंदे भारत ट्रेन हम लोग अपने देश में चलाएंगे। तो यहाँ पर ये बात बोलेगी, पर लेकिन लोग बोलने लगे कि ये तो बता दो कब तक चलाओगे। पता चला वादा करके भूल गए, तो भूल नहीं जाना तो वाली बात है। तो उन्होंने बोल दिया भाई साहब ज्यादा नहीं करेंगे, 3 साल में कंप्लीट करेंगे। आखिर क्यों बोला गया ऐसा कि 3 साल में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 22, 23, 24 इलेक्शन आने वाला है 2024 में। तो बोलने के लिए यहाँ पर कुछ होना भी चाहिए कम से कम कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी अच्छा टारगेट लग रहा है। अगर कंप्लीट हो जाता है तो अप्रिशिएट करने लायक बात है गवर्नमेंट की, अगर इस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं। अब ये जो 400 ट्रेन है यहाँ पर, इनमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्चा आएगा, ठीक है। और ये जो खर्चा यहाँ पर आने वाला है ये यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में रेलवे नेटवर्क को काफी इंप्रूव करेगा। इसी के चलते करंट जो वंदे भारत है उनको जो बनाया गया 160 करोड़ रुपए यहाँ पर इसमें लगाने की बात की गई। तो यहाँ पर 60 जो कार और इसी के साथ में यहाँ पर 60 कार थी उसके अंदर, और 2018 में यहाँ पर ये प्राइसिंग देखने को मिली थी। उस टाइम पर यहाँ पर उस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 रखा गया था। आप लोग बोलेंगे 18 का क्या मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर 18 साल की उम्र हो गई थी क्या ट्रेन की, अब शादी कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर 18 महीने लगे थे उस ट्रेन को बनाने में। तो इसलिए यहाँ पर उस ट्रेन को यहाँ पर बोला गया था कि ट्रेन 18 नाम रख देते हैं। पर लेकिन कोई तुक बनता नहीं है। अभी तो 18 महीने में बना रहे हो, कल को चलकर हम लोग 12 महीने में बनाएंगे, पता चला हम लोगों ने 3 महीने बना दी, तो T3 बोलोगे क्या उसको, ऐसा तो होने का नहीं। तो इसलिए बड़ा ही प्यारा सा नाम लगा, जो पर्सनली मुझे बड़ा प्यारा लगा इसको, कि वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। तो वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर इसका नाम दिया गया। और अभी यहाँ पर 75 वंदे भारत अक्रॉस द कंट्री चलाने की बात की जा रही है 2023 में भी, क्योंकि हमारे देश में आजादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये पूरा आर्टिकल काफी प्यारा है और हिंदू के अंदर भी कवर किया गया था और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ये आर्टिकल कवर किया गया था। तो ये सोर्सेज मैं आप लोगों को बताता चलता हूं ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो है इंडिजिनस है। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है भाई साहब, अपने आप अपने हाथों से अपनी खून पसीनों की मेहनत से हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। सेमी हाई स्पीड मतलब 150-160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर ये दौड़ती है। तो ये जो ट्रेन है काफी इंपोर्टेंट है और सेल्फ प्रोपेलेंट ट्रेन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट जो मेजर लीप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा वो क्या है यहाँ पर, कि स्पीड जो है यहाँ पर ये, ठीक है, जो ट्रेन की जो स्पीड है और जो पैसेंजर जो है वो उनके लिए काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है।
जैसे नहीं राजधानी आप लोग ट्रेन देखते हैं तो उस तरीके से आप लोग को चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो वंदे भारत है यहाँ पर वो मैन्युफैक्चर की गई थी कहां पर, ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाएगा, फिर बोलोगे कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा भी ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ के आओगे, ठीक है। तो बात की जा रही है यहाँ पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, कहां पर, ये चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के अंदर है, और किस प्रोग्राम के तहत यहाँ पर ये पार्ट था, यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि अपने देश में बनाएंगे। तो 100 करोड़ रुपए यहाँ पर इसके लिए कॉस्ट लगाई गई थी। एक शब्द मैंने यूज किया यहाँ पर सेल्फ प्रोपल्ड ट्रेन, तो ये शब्द का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इसमें लोकोमोटिव जो नॉर्मल इंजन होता है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, इस तरीके का सिस्टम इसमें क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म है जिसको आप लोग समझ सकते हैं, कल को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर बात करें इंडिया के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया अडेप्ट करने का कि ट्रेन की टेक्नोलॉजी को, जिसके चलते जो हम लोग कन्वेंशनल ट्रेन यूज करते हैं उसे थोड़ा सा डिफरेंट बनाया जाए, सेपरेट बनाया जाए, और इसी के चलते यहाँ पर जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी एक तरीके से नहीं जो काफी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको साफ रखा जा सकता है, अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल है यहाँ पर, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ऐसी देखने को मिलेगी। आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा यार ये तो बता दो कि क्या हमारे देश में चल रही है अभी कोई ऐसी ट्रेन? जी हाँ, बिल्कुल चल रही है ऐसी ट्रेन, कहां से कहां तक चल रही है। तो सबसे पहले जो ट्रेन हमारे देश में अभी रिसेंटली चल रही है वो न्यू दिल्ली से वाराणसी, यानी कि सीधी अगर आप लोग दिल्ली से चलोगे तो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी पहुंचोगे, और एक है यहाँ पर न्यू दिल्ली से कटरा, तो दूसरी आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, यानी कि हमारे देश में ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये चल भी रही है। अब वंदे भारत जो ट्रेन यहाँ पर हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो 400 जो नई ट्रेन अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, इसमें कई सारे इंप्रूवमेंट वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आखिर क्या क्या इंप्रूवमेंट है अगर आप लोगों को बताया जाए, सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट तो ये किया जा रहा है कि नॉर्मली जो ट्रेन है उसमें जो मेनली यूज किया जाता है वो स्टील यूज किया जा रहा था, ठीक है, बट लेकिन अब क्या करेंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम यूज करेंगे विद एल्यूमिनियम स्टील की जगह पर। तो फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि लगभग 40 से 80 टन जो है वो हल्की हो जाएगी। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें अगर हल्की हो जाती है तो देखिए चीजों को खींचना और ज्यादा आसान रहता है, कम एनर्जी अब यहां पर लगेगी, इसका मतलब ये होगा। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि इस तरीके से लोअर कंजप्शन होगा बेसिकली एनर्जी का, और स्पीड जो होगी वो और ज्यादा आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसका मतलब यहां पर ये होगा और फास्ट तरीके से ये यहां पर चलेंगी और कम टाइम लगेगा अगर आप लोग अपनी जर्नी को तय करना चाहते हैं। तो यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये जो ट्रेन है यहाँ पर ट्रेन 18 को डब कर यहाँ पर हम लोगों ने इसको बनाया। ऑपरेशन जो है बिना लोकोमोटिव, मैंने अभी बताया कि इंजन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रपल्सन सिस्टम जो है जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक जो पावर टेक्नोलॉजी आप लोग बोलते हो उसको यहाँ पर यूज कहते हैं, यानी कि डिफरेंट तरीके से यहाँ पर एक तरीके से सिस्टम जो है यूज किया जाएगा, जिसके चलते आसानी से इस ट्रेन को काफी स्पीड में यहाँ पर चलाया जा सकता है। यानी कि जितनी बेटर परफॉर्मेंस इसकी कर सकते थे उतनी बेटर परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर इसकी की जा रही है। तो काफी पॉजिटिव आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अंदर आप लोगों को वाईफाई वगैरह, जीपीएस, सीसीटीवी, ऑटोमेटिक जो डोर होते हैं, इसी के साथ में रोटेटिंग चेयर और बायो वैक्यूम टाइप आप लोगों को यहाँ पर टॉयलेट वगैरह भी नजर आएंगे। ये मैक्सिमम जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर की यहाँ पर चल सकती है, और यहाँ पर रिड्यूस करेगी यहाँ पर 25 से लेके 45% तक का जो आप लोगों का जर्नी टाइम होता है, यानी कि आप लोगों का टाइम बचाएगी। और जो चीज टाइम बचा दे उससे बेहतरीन चीजें क्या हो सकती है इस दुनिया में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर देखिए ये एक सिस्टम होता है जिसको IBS आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कल को अगर कोई भी ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो अगर ये सिस्टम यहाँ पर यूज किया जाता है तो इसके चलते काफी कम नुकसान पहुंचने के चांसेस यहाँ पर होते हैं, यानी कि एफिशिएंटली यहाँ पर चीजों को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो इससे कॉस्ट, एनर्जी और इन्वायरमेंट को भी काफी नुकसान जो होता है नॉर्मल तरीके से, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग इससे कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कल को अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसको काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको टैकल किया जा सकता है। 400 के करीब जो यहाँ पर ये हम लोग ट्रेन यहाँ पर बेसिकली आने वाले 3 साल में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके चलते यहाँ पर एडिशनल इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बोला जा रहा है कि 10,000 से लेके 15,000 तक के जो यहाँ पर लोगों तक को यहाँ पर बेसिकली काफी लार्ज स्केल पर एडिशनल जो इंप्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में 50,000 करोड़ रुपए हम लोग इसके ऊपर खर्च करने वाले हैं। तो हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी काफी बूस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई ट्रेन बना रहे हैं आप लोग तो उसका पूरा ढांचा तैयार करने में सारी सामान चाहिए ना, डब्बे बना रहे हैं उसमें टॉयलेट लगा रहे हैं, शीशे लगा रहे हैं, पंखे लगा रहे हैं, उसमें गद्दियां लग रही हैं, ठीक है, उसमें कहीं लकड़ियां लग रही हैं, कहीं एल्यूमिनियम उसमें लगेगा, उसके हैंडल दुनियादारी सारी, मतलब जो भी ट्रेन में आप लोग सोच सकते हो वो सारी चीजें देश के अंदर ही बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी और रेलवे जो है वो और ज्यादा इंप्रूव होगा। रेलवे की फाइनेंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो रेलवे अभी कर्जे में चलता है वो रेलवे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहां पर आप लोगों को एक शब्द देखने को मिलेगा, या तो आप लोग इसको ढोल बोल सकते हैं या फिर इसको ढोले भी बोल देते हैं नॉर्मली, ठीक है।
तो ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग यानी कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग यानी कि इस तरह के कुत्ते टाइप में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर रिसर्चर के द्वारा अभी कजाकिस्तान में देखने को मिले, और वो भी यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिले किर्गिस्तान में, सॉरी 3 डेकेड के बाद में, 3 डेकेड मतलब लगभग 30 साल के बाद में यहाँ पर देखने को मिले। तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये कि ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी इनको बोला जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर ये सेंट्रल एशिया जो कि लगभग 30 साल बाद यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ पर अगर आप लोग बात करें तो बेक टोसोट जो यहाँ पर जो कंजर्वेंसी है यहाँ पर बेसिकली ओस रीजन है, कहां पर, ये किर्गिस्तान के अंदर में, वहां पर आप लोगों को देखने को मिला। लगभग ये तजाक बॉर्डर से ये कुछ फ्यू किलोमीटर दूरी पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये कि देखिए होता क्या है, नॉर्मली अगर कोई चीज आप लोग रेगुलर देख रहे हैं तो समझ में आता है, ठीक है, पर लेकिन कोई ऐसी चीज जो काफी लंबे समय बाद दिखाई दी है तो वो एक तरीके से रिसर्च का टॉपिक बन जाता है कि आखिर क्या है यार, यहाँ पर ये ऐसे कैसे हो गया, कहां से आ गया, अब तक कहां था यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरीके का ये कुत्ता आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली इसको ढोल बोला जा रहा है, ठीक है। इसका अगर साइंटिफिक नाम आप लोगों से पूछे तो क्वान अल्पाइनस, ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। वाइल्ड ये कार्निवर्स है यानी कि एक तरीके से ये जंगली जानवर जो कि यहाँ पर जो बोलते हैं ना एक तरीके से मांसाहारी, ठीक है। इसी के साथ में जो इसकी फैमिली है वो यहाँ पर कैंडिया, इसी के साथ में इनको यहाँ पर जो बेसिकली क्लास है इनकी ये यहाँ पर मैमेडिलिया, ठीक है। जैसे आप लोगों ने परिवार कहां से आते हैं, कौन सी कास्ट है, वो सब चीजें, तो इनकी भी इसी तरीके से डिवाइड होती है। इनको एशियन वाइल्ड डॉग के नाम से भी जानते हैं। हिस्टोरिकली नॉर्मली अगर देखोगे पास्ट में यहाँ पर तो रसिया वाले रीजन में पाए जाते हैं, सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, साउथ एशिया में पाए जाते हैं, और इसी के साथ में ये यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में भी आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। अगर रिसेंटली अभी इनके बारे में हम लोग बात करें तो ये रिस्ट्रिक्टेड है नॉर्मली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में, डिस्ट्रीब्यूटेड मैप आप लोगों को देखने को मिलेगा, और नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉपुलेशन आप लोगों की देखने को मिलेगी वो इनकी चाइना में नजर आती है। यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, ये आप लोगों को इधर उधर घूमते मिल जाएंगे, ज्यादातर मतलब ज्यादा देखने को मिलते नहीं है। पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में नॉर्मली ये पाए जाते हैं। कभी कभी अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़े से वेस्टर्न घाट में भी और सेंट्रल इंडिया में भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग बात करें 2020 की स्टडी के हिसाब से, तो जो ढोल है यहाँ पर या फिर ढोलेज आप लोग बोले, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीडेटर की कैटेगरी में बात करें उन्हें, तो एक तरीके से पूरी जो चेन चलती है यहाँ पर, फूड चेन जिसको बोलते हैं, तो उसमें यहाँ पर ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे देश में 3 जगह पाए जाते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया, और जो न्यूज में आ गया तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसके बारे में कि बेसिकली कई सारी चीजें होती हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में इनको रखा गया है। सबसे पहली लिस्ट आप लोग चेक करते हैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं IUCN, इनके इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनके इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनियन है, एक ग्रुप है जो कि नेचर को कंजर्व करने का काम करता है, और उसकी एक लिस्ट है जिसको थ्रेटन्ड स्पीसीज की लिस्ट बोलते हैं, उसमें इसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। यानी कि ज्यादा खस्ता हालत है नहीं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा, ठीक है। तो फ्योना क्या होता है यहाँ पर, एक तरीके से बोल सकते हैं जो यहाँ पर बेसिकली जो जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, ठीक है। और फ्लोरा क्या होता है, जैसे फूल पत्तियां, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसके अपेंडिक्स 2 में इसको रखा गया है। और हमारे देश में अगर किसी चीज को आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है, किसी चीज को, किसी भी जीव जंतु को या फिर पेड़ पौधों को, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का 1972 का उसके अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। अगर किसी को अपेंडिक्स, जो इसको अपेंडिक्स नहीं सॉरी शेड्यूल 2 में रखा गया, अगर किसी को शेड्यूल 1 में रखा जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो जो जानवर है उसको और ज्यादा खतरे में है, ठीक है। तो उसको और ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों हो रही है, तो देखिए ये इनकी नहीं, आप लोग किसी की भी पॉपुलेशन के बारे में लिखे ना डिक्रीज क्यों हो रही है, तो सबसे साधारण सा तरीका है, जंगलों में रहते हैं और जंगलों की हम लोग कटाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर कहानी खत्म हो रही है। जब जंगलों की कटाई कर रहे हैं तो जिसको ये खाते हैं, जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनकी संख्या खत्म हो रही है, तो इनकी संख्या खत्म हो रही है, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग खुद भी क्या कर रहे हैं भाई साहब, हम लोग खुद भी मजे लेते हैं, यानी कि इनका शिकार करते हैं कई बार, और कई बार कई सारी डिजीज जो होती हैं उसके भी यहाँ पर ये बेसिकली परेशानी में आ जाते हैं, तो कई बार डिजीज भी ट्रांसफर हो जाती है, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी जान जा रही है, और ये इनकी नहीं है, बहुत सारे और भी जीव जंतु हैं जिनकी जान जा रही है इन्हीं रीजन की वजह से। तो अगर ये रीजन आप लोग कहीं देखने को मिल जाते हैं तो ये मत बोलना कि बस इन्हीं के लिए, ये रीजन आप लोगों को और भी जगह देखने को मिल जाएंगे, है ना, बेसिक चीजें। तो यहाँ पर ये आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोग बोल सकते हो, और हमारा पड़ोसी देश जो है, हमारा पड़ोसी देश नहीं, हमारे पड़ोसी देश, ठीक है। तो हमारे दोनों पड़ोसी देश जो लंगोटिया यार हैं उनके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। पाकिस्तान है अभी यहाँ पर चाइना में पहुंचा, और चाइना में क्यों पहुंचा, क्योंकि चाइना में भी शीत ओलंपिक चल रहे हैं, यानी कि विंटर ओलंपिक चल रहे हैं, और विंटर ओलंपिक चाइना के ये लग रहा था फेल हो जाएंगे, मतलब फेल होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
तो यहाँ पर हुआ क्या, ओनली 32 यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे, 32 या 36, मतलब क्या इसका मतलब यहाँ पर यह कि कोई भी देश जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा इस पर्टिकुलर गेम के अंदर में। मैक्सिमम जो लोग पहुंचे यहाँ पर जो 32 मैंने बोला उसमें से कुछ तो कंट्री है, और जो कंट्री नहीं है यहाँ पर कुछ मेंबर पहुंचे, जैसे यूएन के हेड हो गए, WTO के हेड, इस तरीके से ना कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, तो इनको भी इन्होंने मेंबर ही गिन लिया भाई साहब ने। अब यहाँ पर देशों को बुलाया गया है बाकायदा, वो नहीं कहते कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे नेता होते हैं रैली करने जाते हैं, उनकी रैली में कोई लोग नहीं आते हैं, तो ट्रक भर भर के लोगों को बुलाते हैं, ठीक है आ जाओ भाई साहब पार्टी करेंगे, और ये फलान दिखाने के लिए कि हाँ वैसा वैसा कुछ चल रहा है, तो वो वाला इशू आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इनके द्वारा ट्रक भरने के भेजा गया पाकिस्तान में कि आओ भाई साहब, यहाँ पर सबको न्योता दिया गया, तो ऐसे तो कोई आने वाला था नहीं, तो यहाँ पर सबको बोला कि आ जाओ ट्रक भर भर के पैसा देंगे तुमको, तुम आओ तो सही। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ। अभी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो यहाँ पर बेसिकली खस्ती हालत में यहाँ पर चल रहा था, तो अभी यहाँ पर उसका सेकंड फेज स्टार्ट करने की बात की जा रही है, तो उसके चलते यहाँ पर 60 बिलियन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये साइन किया गया एक नया एग्रीमेंट, तो इसके चलते यहाँ पर अभी अच्छा खासा पैसा आ गया झोली में, अब फिर से अय्यासी करेंगे, फिर से उड़ाएंगे पैसे को, और फिर से खत्म हो जाएंगे, फिर से पहुंचेंगे कटोरा लेकर। तो ये नॉर्मली पैटर्न एक चलता रहता है। पाकिस्तान जो इसके द्वारा डिस्कस किया गया तालिबान लेड अफगानिस्तान, यानी कि आज के दिन में अफगानिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है तालिबान है। यहाँ पर 15 अगस्त जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान पड़ गया था, उनकी बेचारों की आजादी छुन गई। यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को यहाँ पर ये अफगानिस्तान के साथ में भी कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, और इसी के चलते सेकंड फेज जो है यहाँ पर वो बेसिकली आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करने की बात की जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात की जा रही है, और ये सारी कहानी जो भी है यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर की गई कि ये क्या क्या हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं और क्या क्या चीजें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो एरिया को डेवलप करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ये काफी लंबे समय से यहाँ पर कुछ रुक गई थी यहाँ पर कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से, जिसकी वजह से काफी गुस्से में आ गए थे यहाँ पर कौन, ये है बेसिकली चाइना ने बोला पैसा तो तुम पूरा लेते हो, बराबर लेते हो, ठीक है दुनिया भर का तुम लोन भी ले बैठे हो, पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो आगे क्यों नहीं चल रहा है। तो इसकी वजह से चाइना जो है काफी गुस्सा था, और चाइना जिसको पैसा देता है तो वहां से भाई साहब वो नहीं कहते बाल की खाल भी निकाल लेते हैं, वो छोड़ने वाला इंसान नहीं है, ठीक है। तो जब तक पाकिस्तान को चूस कर, वो नहीं कहते आम को चूस कर गुठली नहीं फेंक देगा, तब तक छोड़ेगा थोड़ी ना। चलिए देखते हैं क्या हालत इसकी होती है। चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है लगभग 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट यहाँ पर ये ढांचागत विकास आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो चाइना का नॉर्थ वेस्ट जिंजियान जो उगर कम्युनिटी वाला रीजन है उसको ग्वादर पोर्ट के साथ में कनेक्ट करता है, बेसिकली वेस्ट प्रोविंस जो कि बलूचिस्तान से होते हुए गुजरती है। मतलब यहां पर देखते हैं ये कास घर से चलता है यहाँ पर चाइना से हमारे एरिया से, जिसको पाक ऑक्युपाइड एरिया बोलते हैं, उससे होता हुआ जाता है और यहाँ पर ग्वादर पोर्ट से आकर मिलता है, ठीक है। तो जो ग्वादर पोर्ट है उसके बारे में हल्का सा आप लोग याद रखते हैं, ये बलूचिस्तान जो प्रोविंस है, प्रोविंस मतलब स्टेट मतलब राज्य, जैसे हमारे देश में राज्य होते हैं ना, आज के में 28 स्टेट है, ऐसे यहाँ पर पाकिस्तान में आप लोगों को प्रोविंस देखने को मिलेगी। तो दोनों को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। पहले हम भी प्रोविंस ही बोला करते थे, कॉन्सेप्ट ये था बेसिकली कनाडा से लिया गया प्रोविंस के नाम का जो हम लोग बोलते हैं, लेकिन आगे चलकर राज्य हम लोगों ने प्रेफर किया। बायलैटरल जो प्रोजेक्ट है दोनों पाकिस्तान और चाइना के बीच में यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ाएगा, हाईवे बनाए जाएंगे, रेलवे बनाई जाएंगी, पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, तो बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट होगा रे साहब। तो देखते हैं क्या क्या इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता है और यहाँ पर इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचता है, क्योंकि कई बार कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो यहाँ पर सदमे में आ जाते हैं जब भी यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि चाइना जहां भी जाता है वो धड़ल्ले से जहां पर जाता है वहां पर खुदाई कर देता है, जहां पर जो चाहे वो हरकतें करता है। तो इसके चलते अभी आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी आखिर चाइना इसको लेकर इतना ज्यादा है, मतलब वो नहीं सदमे में क्यों आ जाता है। तो उसके लिए रीजन ये, चाइना को कनेक्टिविटी चाहिए। चाइना को कहां कनेक्टिविटी चाहिए? इंडियन ओशन में आने के लिए। तो इंडियन ओशन की एक्सेस चाइना को मिल जाए यहाँ पर, तो सबसे बड़ा मुद्दा चाइना का ये। आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्या हो गया भाई साहब, चाइना को कहीं और से रास्ता नहीं मिल रहा क्या? मिलता है भाई साहब, बिल्कुल मिलता है, चाइना को रास्ता मिलता है यहाँ से। अगर आप लोग बोलोगे ये वाला रीजन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला रीजन आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली, जो कि यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं हमारे अंडमान निकोबार के पास में आगे बढ़ता है। पर लेकिन इन कंट्रीज के साथ में चाइना के रिलेशन जो है इतने खतरनाक, इतने बर्बाद हो रखे हैं, जिसकी वजह से चाइना को हो सकता है कल को अगर रास्ता रुक जाए तो ऑल्टरनेटिव खोज रहा है पाकिस्तान के थ्रू, ऑल्टरनेटिव खोज रहा है इधर से बांग्लादेश के थ्रू भी, उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है म्यांमार बांग्लादेश के थ्रू भी। तो चाइना जो है वो चारों तरफ से उन्हें शाम दाम दंड भेद लगा रहा है कि कल को चलकर बदतमीजी तो मैंने छोड़नी नहीं है, और बदतमीजी मुझे छोड़नी नहीं है, तो कल को चलकर कोई हरकतें करेगा मुझे अलाउ नहीं करेगा, तो फिर मेरे पास में ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ना। तो वो वाली हरकतें चाइना जो है कर रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक्सिस मिल जाएगा यहाँ पर बेसिकली चाइना को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका वाले रीजन का, यहाँ पर अगर इधर से आता है, यानी कि अगर चाइना जो है यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से आता है, तो कल को चलकर आसानी से चाइना को जो है यहाँ पर अफगानिस्तान, एक सेकंड मैप दिखाते हैं,
यहां से आते हैं तो चाइना को यहाँ पर बेसिकली अफगानिस्तान के साथ में कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, ईरान से कनेक्टिविटी हो ही रही है, इधर से अफ्रीका में कनेक्टिविटी आप लोगों को होती हुई देखने को मिलेगी, और यहाँ पर एशिया का ये वाला रीजन में कनेक्टिविटी होगी। तो चाइना के तो लिए और बल्ले बल्ले यहाँ पर, और पाकिस्तान के अंदर भी अगर चीजें प्रॉपर वे में चल जाएं तो पाकिस्तान को भी काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आगे चलकर अगर डेवलपमेंट होता है तो जॉब तो पाकिस्तान में भी क्रिएट होंगी, और जॉब क्रिएट होंगी तो जो उल्टी सीधी हरकतें चल रही हैं, जो टेररिज्म में इनको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि टेररिज्म में इनका होता, मुझे ऐसा लग रहा है कि टेररिस्ट की वैकेंसी निकली है इनके यहाँ पर, और वो ये वेट करते रहे, जैसे हमें यूपीएससी की वैकेंसी आएगी हम लोग वेट करते हैं, वहां पर इनकी वैकेंसी आती होगी, इनको हाँ टेररिस्ट एक्टिविटी में वहां पर संलिप्त होना है, बताओ कौन कौन यहाँ पर जाने वाला है, तो सब दौड़ दौड़ के जाते होंगे। तो वाली हरकतें यहाँ पर बेसिकली आम जनता को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है इन सब चीजों के थ्रू। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर में, तो यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो एनर्जी जो क्राइसिस है उसको भी यहाँ पर खत्म किया जाएगा, इसी के साथ में स्टेबलाइज किया जाएगा यहाँ पर जो इकोनॉमी जो की खस्ता हालत चल रही है ना आज के में पाकिस्तान की, तो उसको थोड़ा सुधारा जाएगा। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी 2013 में ही लॉन्च किया गया था। तो ये साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, जहां पर गल्फ रीजन और अफ्रीका, तो बहुत सारे एरिया को कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे एरिया को यहाँ पर ये कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन हमारे देश को क्या चिंता है इससे, हमारे देश को यार ये चिंता है इससे जो हमारा एरिया जो है उसमें से ही होकर जाता है, ठीक है। तो हमको ये परेशानी है इससे। इंडिया जो है वो यहाँ पर क्रिटिसाइज करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है पाक ऑक्युपाइड वाला एरिया, और ये पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर बेसिकली जब्त किया गया, तो उसमें से होकर जाता है, ठीक है। तो इंडिया ने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया था यहाँ पर कि क्या हरकतें चल रही है, पर लेकिन चाइना जो है वो बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करता है, और उसके चलते यहाँ पर ये आज की डेट में चीजें देखने को मिल रही है। तो पाक ऑक्युपाइड एरिया में से होता हुआ यहाँ पर जाता है। तो इंडिया जो है वो भी क्वाड का मेंबर है यहाँ पर, जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, ठीक है। तो कई बार यहां पर देखने को मिलता है चाइना को टैकल करने की कोशिश की जाती है, और चाइना को टैकल करने के लिए इसीलिए जो ब्लू डॉट नेटवर्क लाया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में बुल्ट बैक बेटर जो वर्ल्ड, ये जो यहां पर B3 वर्ल्ड इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। तो इसका मतलब क्या था कि कल को चलकर जो चाइना जो है वो दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है लोगों के देश में जाकर, और उनकी बेसिकली जो वहां की कंट्री है उनको अपना गुलाम बना रहा है, क्योंकि डेट क्राइसिस में उनको फांस दे रहा है, उनके बस की बात नहीं रहती है कि यहाँ पर ये पैसे रिटर्न कर सके। तो उस टाइम पर जब आप लोग देखोगे तो सीधा सीधा बात ये समझ में आएगी कि यहाँ पर चाइना जो है सबको अपने लपेटे में ले रहा है। तो चाइना के लपेटे में पाकिस्तान ऑलरेडी आ चुके हैं, अब यहाँ पर दूसरी जो कंट्री है वो कैसे टैकल करेंगी तो वो तो देखने वाली बात होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर ये इसके पार्ट जो प्रॉपर वे में डेवलप हो जाता है तो हमारी कंट्री के लिए और भी इंप्लीकेशन है, और भी दिक्कत है। वो क्या है, सोवरेनिटी वाला इशू हो गया एक तो, यानी कि हमारे एरिया से होकर जाता है तो हमारी सोवरेनिटी हर्ट हो रही है, यहाँ पर हमारी संप्रभुता जो है वो यहाँ पर हर्ट हो रही है, वो यहाँ पर बेसिकली दिक्कत में पड़ रही है, ठीक है। इसी के चलते जो ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक जो रोड लिंक है कश्मीर वैली से यहाँ पर, ठीक है। तो इंडियन साइड बॉर्डर में अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, ये देखिए आज के दिन ना अगर पाकिस्तान इसको कहीं और से ले जाता, अफगानिस्तान से यहाँ से होता हुआ निकाल कर ले जाता, ठीक है, तो समझ में आता, पर लेकिन हमारे यहाँ से होकर जा रहा है तो दिक्कतें हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। और खासकर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में भी यहाँ पर ये काफी बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। पॉजिटिव चीजें भी देखने को मिल सकती है अगर चीजें जो पाकिस्तान और चाइना जो है गलत हरकतें न करे, देखिए चिड़े ना अगर चीजें, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। एक दूसरे से चिड़े ना, एक दूसरे के साथ में अगर लड़ाई ना हो, ठीक है, तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बात करें जो दिक्कतें यहाँ पर ये निकल कर आती है सीधी सीधी कि यहाँ पर जो हरकतें पाकिस्तान में चाइना ने जो की जाती है यहाँ पर हमारी कंट्री में, जो नहीं अमन शांति को बेसिकली खराब करने के लिए, वो सारी हरकतें हैं, ठीक है। तो जो लोकल बिजनेस है, पॉलिटिशियन है, वो डिक्लेयर कर चुके हैं कश्मीर जो है बोथ साइड ऑन द लाइन ऑफ जो यहाँ पर जो कंट्रोल है, ठीक है। तो स्पेशल जोन बनाने की बात उसको की जा रही है। देखिए यार सारी चीजें जब कनेक्टिविटी कहीं पर होती है ना तो फायदा डेवलपमेंट तो होता है, ठीक है, पर लेकिन रियलिटी में ये है कि यहाँ पर उसको किस तरीके से हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो ये बातें आप लोग बोल सकते हैं। तो हमारी सोवरेनिटी अगर हर्ट हो रही है तो हम लोग उसको डेवलपमेंट को क्या चार्ट डालेंगे कि हमारे एरिया को बेसिकली अपने कंट्रोल में ले और वहां पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो चाइना यहाँ पर कंट्रोल करेगा सारी चीजों को, अपने हिसाब से चीजों को चलाएगा, तो उसके चलते आने वाले टाइम में और दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर इशू देखने को मिल सकता है। और चाइना सबको अपने डेट क्राइसिस में फंसाए रहा है, तो वो भी एक काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आता है, वो नहीं सबको अपने हिसाब से चला रहा है। और ऊपर से हमारे लिए दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हरकतें कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ऑलरेडी श्रीलंका में यहाँ पर ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको अपने कंट्रोल में ले चुका है, बांग्लादेश और म्यांमार में हरकतें कर रहा है। तो इंडिया को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के तरीके से यहाँ पर ये घेरने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना की ये डिक्लेयर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है चाइना ने डिक्लेयर कर रखी है, पर फिर भी चाइना के जो न्यूज़पेपर है कई बार यहाँ पर इस पॉलिसी का जिक्र करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है यहाँ पर ये कॉइन की गई थी अमेरिकन के द्वारा, ठीक है, जो कि यहाँ पर इंडियन डिफेंस एनालिस्ट भी यहाँ पर इसको देखते हैं कि यहाँ पर बात करें तो चिटगोंग जो पोर्ट है बांग्लादेश के अंदर, हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका के अंदर, पोर्ट सुडान के अंदर, मोलदीव जो पोर्ट इसके साथ में सिसल्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे एरिया जहां से इंडिया को चारों तरफ से चाइना जो है
वो घेरने की कोशिश करे ताकि कंट्रोल में अपने रख सके, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते कई बार जो इंडिया है वो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इस चीज को क्रिटिसाइज करता हुआ भी नजर आता है, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे हैं। बाकी चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो तो दबा के उन्हें धड़ल्ले से बेचे, उसके टिकट बेचे जा रहे हैं। तो अच्छे से दुनिया खरीद भी रही है यहाँ पर आज के डेट में, क्योंकि चाइना के पास है पैसा है। उन्हीं जिसके पास है पैसा है सब उसके एक तरीके से सामने सर झुकाते हैं। तो पैसे में ताकत है, कहीं ना कहीं चाइना जो है उस ताकत को यूज करता हुआ भी यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए टॉपिक को लेकर। ये जो आर्टिकल है ये काफी इंपोर्टेंट है और कई बार यहाँ पर न्यूज में आ चुके हैं। एक बार पहले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया था, फिर से न्यूज में आ रखा है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्यों न्यूज में आ रखा है और क्या पूरा मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज की डेट में रसिया जो है वो काफी हद तक यहाँ पर डिपेंडेंट है अपनी गैस और जो क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पे। अगर कल को चलकर उसके ये दो पंख भी काट ले जाएं तो रसिया जो है वो फड़फड़ाता घूमेगा, वो उड़ नहीं पाएगा। पर लेकिन फिर भी चाइना के पास में इतना ज्यादा माल है कि चाइना उसका काफी सारा माल खरीद लेता है। ये पूरा आर्टिकल कवर किया गया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में। मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पर है यूक्रेन का। यूक्रेन पर अटैक अगर करता है रसिया तो बोला गया है नॉर्ड स्ट्रीम जो है यहाँ पर उसको बेसिकली स्टॉप कर दिया जाएगा। ये बात बोल दी गई है यूएसए के द्वारा। मतलब कि कल को चलकर अगर यूक्रेन पर जो यहाँ पर रसिया अटैक करता है तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा खतरा उठाना पड़ सकता है। यूरोपियन जो कंट्री है जैसे कि जर्मनी हो गया, ठीक है, तो वो यहाँ पर काफी रिलेक्टेंट है इसको लेकर, क्योंकि जर्मनी के साथ में यहाँ पर ये गैस फील्ड जो है वो कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर दो जगह से निकल कर आ रहा है रसिया से, और यहाँ पर ये जर्मनी के अंदर जा रहा है और जर्मनी से फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये लॉन्गेस्ट ऐसी सबसी यानी कि समुद्र के अंदर से जाने वाली पाइपलाइन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर ये कहां से होकर जाती है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ये बाल्टिक सी से भी यहाँ पर होते हुए जाती है, ठीक है। तो गैस है यहाँ पर जो रसिया से यूरोप तक पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोलते हैं कि ये एक ऐसी गैस फील्ड है जिससे रसिया जो है यूरोपियन कंट्री को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये गैस फील्ड जो है यहाँ से आप लोग देखते हैं, ये यहाँ से बेसिकली रसिया से निकल कर आता है और ये यहां से होता हुआ इसको नॉर्ड स्ट्रीम बोला गया और यहां तक ये पहुंचता है अलग अलग रीजन में, और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर यूरोप के अंदर में हो जाता है। तो कई सारी कंट्री जो है वो इसका फायदा उठाती है। पर लेकिन रियलिटी में यहाँ पर क्या है, ये कोई एक अकेली लाइन नहीं है। यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर एक लाइन हुआ करती थी जिसको नॉर्ड स्ट्रीम 1 बोला करते थे। अभी दूसरी लाइन आ गई जिसको नॉर्ड स्ट्रीम 2 बोलते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 हुआ करती थी यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, ये है बेसिकली वाइब्रो, ठीक है। तो यहां से होकर चलती थी, और दूसरी यहाँ पर ये उस्तलोगा, तो यहां से ये इससे होकर चलती है। तो पहुंचती कहां पर है? यहाँ पर ये बेसिकली जर्मनी के अंदर पहुंचती है, ठीक है। तो जर्मनी के अंदर ग्रेसफेल्ड जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर इस तक पहुंचती है। यहाँ पर ये बेसिकली जर्मनी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पर दोनों गैस पाइपलाइन मिलती है यहाँ पर। तो ट्विन पाइपलाइन है, ना कि एक पाइपलाइन है, और दोनों को कंबाइन कर 100 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पर ईयर यहां पर पहुंची जाएगी यूरोप को आने वाले 50 सालों में। तो सोचिए यूरोप के लिए यहां पर कितनी फायदेमंद यहां पर ये डील है, कितना फायदेमंद ये सौदा है। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन जो यूनियन है यहाँ पर, जो जर्मनी वगैरह है, ये सारे इसको बार बार अप्रिशिएट करते हैं कि इसको चलने देना चाहिए, क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं इनको काफी ज्यादा फायदा होगा। तो इसके चलते जब भी यहाँ पर इसके ऊपर कोई शंका के बादल मंडराते हुए नजर आते हैं, तुरंत यहाँ पर जर्मनी आकर बात कर देता है कि यार कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इवन जब यहाँ पर ये नई गैस पाइपलाइन बनाने की बात की गई तो उसमें यहाँ पर ये बोला गया कि ये नई जो पाइपलाइन बनेगी यहाँ पर, जो सेकंड वाली पाइपलाइन बन रही है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको यहाँ पर ये बोला गया कि यूक्रेन को इसके फायदे देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, पुरानी जो लाइन है वो यूक्रेन से होते हुए यहाँ पर गुजरती थी, तो यूक्रेन को बीच में चुंगी टैक्स मिल जाता है कई बार कि हमारे यहां से होकर गुजरती है तो हमको फायदा होता है। वो सारा फायदा यूक्रेन को मिलना बंद हो जाएगा। तो यूक्रेन इसकी वजह से तड़फड़ा रहा है कि कल को चलकर हमको कुछ फायदा नहीं होगा इससे। तो उसके चलते कई सारे मुद्दे हैं। अब पर लेकिन यूक्रेन को तो कुछ फायदा नहीं होगा, पर लेकिन रसिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और इसी के साथ में यहाँ पर अगर जो टेरिटोरियल वाटर है वो रसिया, डेनमार्क और जर्मनी का, उसके साथ में कनेक्ट होते हुए यहाँ पर ये पहुंच रही है। तो जर्मनी जो है यहाँ पर, वो जो जर्मनी की जो बेसिकली यहाँ पर पाइपलाइन है कनेक्ट करेगी यहाँ पर बाल्टिक सी पाइपलाइन के साथ में, इसी के साथ में नॉर्दर्न यूरोपियन पाइपलाइन के साथ में, और फर्दर यूरोपियन ग्रिड के साथ में कनेक्ट करेगी। आगे आने वाले 50 साल तक यहाँ पर इनको गैस प्रोवाइड कराएगी। तो इनके हिसाब से अगर आप लोग इसको देखते हैं प्रोजेक्ट को, तो ये काफी बड़ा सौदा है। ये अगर यहाँ पर ये सौदा नहीं हो पाता है तो इनके लिए तो घाटे का सौदा हो जाएगा। तो ये इसको उस तरीके से देख रहे हैं। तो हम लोग को अपने नजरिए से नहीं, मतलब उनके नजरिए से देखना पड़ेगा कि दोनों को फायदा है, यूरोप को भी फायदा है और इसी के साथ में जर्मनी को भी फायदा है, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो भी यहाँ पर इसको देखकर एक तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, दे डज नॉट फिट इन द जर्मन जो यहाँ पर एफर्ट टू कट द डिपेंडेंसी ऑफ द फॉसिल फ्यूल, ठीक है।
तो बोल रहे हैं कि फोसिल फ्यूल को डिपेंड करने की वो नहीं डिपेंडेंसी उसको कट करेगी, पर लेकिन उसके हिसाब से फिट नहीं बैठता है, कई सारे लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, अब तक भी यहाँ पर इसका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि जर्मनी में जो अंदर लॉ बने हुए कानून बने हुए उसके हिसाब से फिट नहीं। यहाँ पर यूरोपियन कमीशन का भी इसको अब तक अप्रूवल नहीं मिला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी चीजें चलती हैं आगे, तो यूरोपियन कमीशन काफी बड़ा रोल उसके लिए प्ले करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। और जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पर यूरोप के लिए और रशिया के लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन यूक्रेन को काफी ज्यादा लगभग बोला जा रहा है 2 से 3 बिलियन का लॉस यहाँ पर हर साल यहाँ पर जो बेसिकली यूक्रेन को झेलना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो भी चीजें यहाँ पर चल रही थी वो यूक्रेन के थ्रू चल रही थी। अब यूक्रेन बीच में से हट गया, तो इसके चलते यहाँ पर ये डायरेक्ट यहाँ पर चीजें पहुंच रही है, तो ये एक अलग ही माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके चलते बार बार लोग जो है इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, पर लेकिन जैसा मैंने अभी बताया यहाँ पर रशिया के लिए और इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करते हैं यूरोप के लिए। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर इसको बार बार अप्रिशिएट कर रहे हैं और बार बार सपोर्ट कर रहे हैं रशिया के द्वारा। यहाँ पर अभी यहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए अब काफी बड़ा बजट भी रशिया के द्वारा दिया गया यहाँ पर, ताकि चीजें जो है वो आगे चल सके और रशिया को यहाँ पर काफी फायदा भी होने वाला है। ये माना जा रहा है कि वर्ल्ड अराउंड 40% के करीब जो बजट है, ठीक है, वो यहाँ पर वो गैस से और ऑयल्स को बेचने से आता है रशिया के अंदर में। तो लगभग 40% जो रशिया के पास में माल पानी आता है वो यहाँ पर इसी से आता है। तो कल को चलकर अगर हम लोग ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, यानी कि रशिया कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो ये समझो कि रशिया को काफी बड़ा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये चीजें जो है वो अप्रिशिएट की जा रही है और इन चीजों को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, डिटेल में मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर ये भी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में ही बात करता है और काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहाँ पर। ये चाइना की बदतमीजियों के बारे में यहाँ पर बात करेगा। चाइना ये बोलता है कि मैं दुनिया में जाकर कहीं भी कितनी बड़ी भी मतलब बदतमीजियां काट दूं, मुझे कोई कुछ ना बोले, और पर लेकिन मेरे बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके ऊपर चिल्ला कर पड़ूंगा। नहीं, कुत्ते भौंकते हैं तो वो वाली काम मैं करूंगा। आखिर क्यों, समझते हैं मुद्दा क्या है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे आरोप लगा दिए गए चाइना के ऊपर और बोला यह गया चाइना जो है यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसका नाम है यहाँ पर लिथुआनिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंट्री है ये काफी कुछ यहाँ पर चाइना को बेचती थी, खासकर शराब वगैरह चाइना को बेचा करती थी काफी लार्ज स्केल पर। तो अभी वो यहाँ पर उसको नहीं बेच पा रही है, क्यों, कुछ चाइना ने यहाँ पर एकदम खरीदने से मना कर दिया। ठीक है, पहले डील व्हील साइन हुई, फिर खरीदने से मना कर दिया। क्यों यहाँ पर, क्योंकि उसने ताइवान की जो एम्बेसी है उसको अपने देश में अलाउ कर दिया। तो ये लिथुआनिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाल्टिक सी मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से, तो यहाँ पर ये कंट्री है। अगर बात करेंगे एग्जैक्ट यूरोप के अंदर इसकी लोकेशन आप लोग देखते हैं। इसने बेसिकली बात कर दी चाइना के बारे में और चाइना के पास में ताइवान, बेसिकली जो अपने आप को चाइना बोलते हैं, ये दोनों आपस में लड़ते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बताता है ताइवान, पर चाइना इतना बड़ा हो चुका है, ताकतवर हो चुका है, आज की डेट में ये इंडिपेंडेंट रहने के काबिल नहीं बच गया है। साउथ चाइना सी में है, तो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते कई सारे इशू बन जाते हैं। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ताइवान आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं। अभी मुद्दा यहाँ पर क्या है, जो लिथुआनिया है उसने इसकी एम्बेसी खोली, तो इसके चलते चाइना को जो है वो मिर्ची लग गई और चाइना ने क्या किया, इसके साथ में व्यापार करना जो है वो बंद कर दिया। और जो व्यापार करना इसके द्वारा बंद कर दिए गए यहाँ पर, तो उसके चलते काफी बड़ा इशू बन गया। तो अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा हमारे देश में इस आर्टिकल को कवर किया गया कि आखिर मुद्दा क्या बन गया। तो मुद्दा जैसा मैंने अभी बताया, चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसके ऊपर इसने उंगली लगा दी। तो जैसे ही उसके ऊपर उंगली लगाई तो लिथुआनिया जो है वो यहाँ पर सदमे में आ गया, क्योंकि चाइना को ये चीजें कभी भी मंजूर नहीं होती है। चाइना चाहता है कि वन चाइना पॉलिसी को सब जिल्ले हिलाई करें। अगर कोई चाइना पॉलिसी को जिल्ले हिलाई नहीं करेगा तो फिर उसकी खैर नहीं है। अभी WTO के अंदर यहाँ पर ये मैटर क्यों पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, क्योंकि चाइना जो है उसने काफी बड़ा इंपोर्ट जो है वो लिथुआनिया से यहाँ पर बेसिकली ब्रेक कर दिया, उसको लेने से मना कर दिया। तो उसके ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जो कि यहाँ पर अलाउ नहीं की जाती है। ऐसे नहीं बिल्कुल चाइना से हमारे देश में सामान आ रहा है हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा दे, तो वो वाली हरकत इसके द्वारा की गई है। जो यूरोपियन यूनियन करंटली जो चाइना है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, 80 से 90% ऑफ जो लिथुआनिया का एक्सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग गुड जो है वो यहाँ पर इससे कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो बदतमीजी इसके द्वारा की गई है चाइना के द्वारा, उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल गई है। तो यहाँ पर यही बातें की जा रही है कि अब यहाँ पर चीजें कैसे चलने वाली है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल मुद्दा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज की डेट में आप लोग देखेंगे ये एक अलग इशू नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे इशू यहाँ पर नजर आ रहे हैं साथ साथ में, अगर पैरेलल में आप लोग देखोगे। ठीक है, जियोपॉलिटिकल रीजन काफी बड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। यूरोपियन यूनियन जो नेटो है वो आज के डेट में लिथुआनिया के यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं सपोर्ट में, जबकि यहाँ पर एक साइड में आप लोगों को रसिया और एक साइड में बेलारूस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि दोनों अपोजिट में है। डोमेस्टिक रीजन चाइना के मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, और लिथुआनिया के अंदर यहाँ पर बेसिकली आज की डेट में अगर आप लोग बात करें वैल्यू बेस्ड जो फॉरेन पॉलिसीज देखने को मिलती है,
तो डेमोक्रेसीज के साथ में आसानी से वो व्यापार करते हैं, तो इसके चलते उन्हें ताइवान को सपोर्ट किया। तो यहाँ पर चाइना का जो सपोर्ट, यहाँ पर इसका लिथुआनिया का सपोर्ट तो ताइवान को गया, पर लेकिन ये बेसिकली चीजें जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ठीक है। तो चाइना ने बोला आथू, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसके चलते उन्होंने उनका सारा व्यापार बंद कर दिया। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ताइवान ने बोला आगे आके कोई बात नहीं, चाइना ने तुम्हारे ये सारी जो चीजें ली, तुम मुझे बेचो ये सारी चीजें आकर। तो उसके ऊपर और ज्यादा मामला जो है वो भड़क गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और लिथुआनिया ही यहाँ पर वो कंट्री थी, एक चाइना का मुद्दा है, उस चाइना के मुद्दे में जो चाइना बेसिकली यूरोप को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, जिसको चाइना 17+1 बोला गया था कोऑपरेशन, ठीक है, विद सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप, यहाँ पर जो कि एक तरीके चाइना जो है यूरोप को डिवाइड करने का काम कर रहा था। तो लिथुआनिया जो है यहाँ पर, लिथुआनिया ने उसको क्विट भी कर दिया। यहाँ पर वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। लिथुआनिया ने सपोर्ट किया ताइवान को यहाँ पर बेसिकली ऑब्जर्वर के तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उस टाइम पर भी काफी ज्यादा दिक्कत हो गई, ठीक है। और इसी के साथ में लिथुआनिया के जो यहाँ पर रिलेशन के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक के जो रिलेशन है वो एक सस्टेनेबल है ओनली डेमोक्रेटिक रिजीम के साथ में। यहाँ पर अगर बात करें तो उसकी वजह से भी चाइना को दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो चाइना की एक दिक्कत नहीं है, चाइना की बहुत सारी दिक्कत है। चाइना एक तरीके से वो खरगोश है जो कि अगर किसी को आगे बढ़ता हुआ देख ले तो तुरंत भागकर एक तरीके से आगे निकलता है, और खुद वैसे सोया रहेगा, पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग देखते हैं। तो आज की डेट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी कंट्री चाइना से चिढ़ रही हैं, चाइना के बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जो कि यहाँ पर आज के डेट में बैन कर दिए गए। इवन हमारी कंट्री में आप लोगों को याद होगा दुनिया भर के चाइना के ऐप बैन कर रखे हैं। चाइना का व्यापार काफी हद तक हमारे देश में यहाँ पर लिमिटेड कर रखा है। तो चाइना हर एक लेवल पर ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये कोई एक अकेली कंट्री नहीं है जहां पर चाइना को ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें यहाँ पर देखते हैं आगे चलकर कैसे सोल्यूशन यहाँ पर निकल पाते हैं। ये मैंने बेसिक पूरा मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। सारी पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता हूं, और अगर आप लोग यूपीएससी देने वाले हैं 2022 का, तो एक छोटी सी वीडियो यहाँ पर बनाई है, एक एनालिसिस किया गया है कि कैसे कैसे आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। आई होप को ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, अगर सीरियस तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर देखेगा। बाकी यहाँ पर मॉर्निंग में एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसके लिए मैंने वीडियो भी शेयर की थी। मॉर्निंग में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था चैनल के ऊपर, इसकी वजह से द हिंदू की वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेट हो गई थी। बेसिकली मैं ट्राई करने लग गया था इसको 6:15 बजे के करीब से, ठीक है। पर लेकिन दिक्कतें क्या हुई, दिक्कतें यहाँ पर ये होगी, वो अपलोड ही नहीं हो रही थी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने इसको ट्राई किया, तो ये चीजें नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती हैं। मैंने आप लोग कई बार बताया भी है कि कई सारी प्रॉब्लम आ रही है आज के डेट में, बहुत सारे ऐसे इश्यूज चल रहे हैं चैनल के साथ में जो नॉर्मली देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए यही वीडियो, सेम वीडियो, उसी लेंथ की वीडियो, उसी क्वालिटी की वीडियो जब मैंने वी टॉक्स के ऊपर डाली तो वहां पर कुछ ही सेकंडों में वहां पर अपडेट हो गई, ठीक है। और वहां पर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगती है, और यहाँ पर जब भी वीडियो अपलोड करता है यहाँ पर तुरंत रिस्ट्रिक्शन भी लगती है, ठीक है। तो ये यार, ये कई सारे इश्यूज जो है वो कंटिन्यूअसली चले हुए आ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या इशू है। यहाँ पर YouTube से भी बातें कर चुका हूँ, वो यही कहता है कि ज्यादा से ज्यादा जितनी वीडियो को लाइक और शेयर किया जाएगा उतना ही YouTube को पता चलेगा कि वीडियो अच्छी है। चलिए जो भी है, अभी यहाँ पर ये इशू है जो चल रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कतें कर देती हैं कई बार ये चीजें। देखो वीडियो ही अपलोड करने से मना कर दिया, वो और भी ज्यादा लेवल का हो गया, ठीक है। एक बार तो वो है चलो कि चलो वो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन में लगा दे रहा है, ठीक है। कमेंट बहुत सारे रेगुलर, इतने सारे कमेंट रिव्यू में डाल देते हैं जिसकी कुछ नहीं का, गायब नहीं होते कमेंट, कई सारे इतने सारे रिव्यू में डाल देते हैं कि जिसकी कुछ हद नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे इशू चल रहे हैं छोटे छोटे से, पता नहीं क्या चलता रहता है। इनकी जो भी चीजें चल रही हैं, अभी एक और नई नोटंकी आ रही है लिखकर चैनल के ऊपर, जैसे मैंने देखा था तो चैनल के ऊपर लिखकर आ रहा है कुछ दिनों तक आपके सब्सक्राइबर जो हैं वो आपके घटते हुए नजर आएंगे, यानी कि कुछ चेंजेस कर रहे होंगे पॉलिसी के अंदर जो भी है। तो उसमें मतलब बहुत सारी चीजें, मैंने कहा चलो जो भी है तुम करते रहो अपना, हमारे लेक्चर मत रोको बस। तो ये यार आप लोगों को लगता है ना थोड़ा सा, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, देखिए फीडबैक होता है एक तरीके का, ठीक है। लाइक कर सकते हैं आप लोग उसको चीज को, इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं उसमें चीजों को कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लग रही है आप लोग, या फिर शेयर कर सकते हैं आप लोग वीडियो को अगर आप लोग को अच्छी लग रही है। तो ये YouTube के पास से फीडबैक के तौर पर जाता है, ठीक है। और खासकर जो ये रेगुलर करते हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उनके पास में नॉर्मली YouTube नोटिफिकेशन ही भेजता है, क्योंकि उससे आप लोग का इंटरेस्ट पता चलता है YouTube को कि हाँ आप लोग जो है वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लोगों को नॉर्मली नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। और अगर फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो बेल का बटन दबाकर उसको दबा लेना। और बाकी अगर फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, जैसे ये वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ये खुद मैंने अपनी दूसरी आईडी से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन मुझे खुद को भी नहीं आया, समझ रहे हो आप लोग।
तो ये ऐसी हरकतें चल रही हैं जो कई बार मुझे देखने को मिलती हैं। पता नहीं जो भी है, इतना इसमें दिमाग मारूंगा इतनी देर में तो मैं कुछ और कर लूंगा, कोई और लेक्चर बना दूंगा। कंप्लीट जो जनवरी के करंट अफेयर की जो पीडीएफ है मैंने प्रोवाइड करा दी, और इंपॉर्टेंट डेज की प्रोवाइड करा दी 2022 की। और एक्सट्रीमली सॉरी यार, पूरा इंपॉर्टेंट डेज की और थीम की वीडियो मैंने बना दी, पर उसमें 22 की जगह 21 लिखा हुआ है हर जगह, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना, वो थोड़ी सी गलती होगी, बस मतलब नहीं एक तरीके से उसको सही नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इश्यू है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन एरर है, चलती रहती है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। टेलीग्राम के पास में आप और कनेक्ट रहो आप लोग, ताकि कोई भी इशू होता है तो मैं वहां पे शेयर कर देता हूं, ठीक है। उस चैनल पर अपलोड करनी है, इस चैनल पर अपलोड करनी है, या फिर कोई और इशू होता है, ठीक है। कई बार कई सारी चीजों से रिलेटेड वीडियो नहीं बना पाते हैं, हालांकि मैंने एक शॉर्ट भी बना के डाल दिया था, मैंने कहा क्या इशू हो गया, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। अच्छे से पढ़ाई करिए, आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ट्रेन 18 के बारे में काफी डिटेल में मैंने आर्टिकल डिस्कस किया, सारी चीजें आप लोग को बता दी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में एक यहाँ पर ये डिफरेंट तरीका कुत्ता आप लोगों ने देखा यहाँ पर, जो कि नॉर्मली एक अलग ही तरीका था, मुझे पढ़ा थोड़ा सा डिफरेंट लगा, ठीक है। इसी के साथ में चाइना पाकिस्तान दो जो लंगोटिया यार हैं उनकी हम लोगों ने एक तरीके से जो यारी देखी। इसी के साथ में यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो गैस लाइन है उसके बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। लुथानिया वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये समझा हम लोगों ने क्या दिक्कतें चल रही हैं, तो ये कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अब आप लोगों के सामने आज का क्विज जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। बजट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि बजट में वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात की, तो कितने साल में कंप्लीट करने की बात की जा रही है। इंटीग्रेटेड जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर किस मटेरियल को यूज करने की बात की जा रही है स्टील की जगह, ठीक है। WTO के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप लोग को ये बताना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो किसको यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर किसके द्वारा अपील की गई कि किसको टारगेट किया जा रहा है, चाइना के द्वारा। तो ये आप लोग को बताना है। किसके द्वारा बोला गया कि यूक्रेन पर अटैक मत कर देना वरना तुम्हारी खैर नहीं है, ठीक है। इस ढोल के बारे में हम लोगों ने जाना, इसके बारे में आप लोग को बताना है कि किस कैटेगरी में इसको रखा गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कब लॉन्च किए गए थे, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। और मॉर्निंग में कौन कौन उठ रहा है, कॉन्टिन्यूअसली उठते रहिए, अपनी जो दिन है उसको शानदार तरीके से आप लोग स्टार्ट करोगे, तभी चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में आप लोग लेकर चल पाओगे, ओके। सेफर इंटरनेट डे के बारे में बात की थी हम लोगों ने, इसकी थीम आप लोगों को बतानी थी। टू न्यू जो अभी रिसेंटली जो साइट ऐड की गई है रामसर साइट, वो कहां पर ऐड की गई है ये आप लोग को बताना है। डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। थीम क्या है यहाँ पर, बेसिकली वेटलैंड डे के बारे में डिस्कस किया था। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को बताना था कि कौन सी कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा है ज्योग्राफिकल एरिया इसके अंदर रखता है वेटलैंड के साइड के, ये आप लोगों को बताना था। नेशनल वेटलैंड डेकेडल जो एटलस है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ये आप लोगों को बताना था। कौन सी कंट्री है जिसमें रामसर साइट जो है वो सबसे ज्यादा है और कहां पर सबसे ज्यादा एरिया है, ये बताना था। इसी के साथ में यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो किसके द्वारा मेंटेन रखा जाता है, और किसकी कौन सी रिपोर्ट थी यहाँ पर जिसके द्वारा बताया गया सिंगल इलेक्ट्रोल रोल के बारे में, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ऑल फन बात की जा रही है, ऑल फन एंड गेम्स एक्सप्लोरिंग रेस्पेक्ट एंड द रिलेशनशिप ऑनलाइन, ठीक है। तो ये थीम थी यहाँ पर, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेफर इंटरनेट के बारे में। कई सारे बच्चों के द्वारा कमेंट भी किया गया कि सर बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं कई बार OLX के ऊपर और वो सब चीजें, तो अपना ध्यान रखिए ऑनलाइन जो भी चीजें आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो साइट है वो गुजरात के अंदर में, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर में ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड द नेचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, थीम थी। गुजरात में सबसे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर टॉप ज्योग्राफिकल एरिया भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, कोस्टल लाइन के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर ये चीजें निकल कर आती है, ओके। इसी के साथ में यहाँ पर यहाँ एक साइड गुजरात में थी और एक उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बारे में, जो कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर नेशनल वेटलैंड डेकेडल चेंज एटलस तैयार करते हैं। यूनाइटेड किंगडम 175 और यूके यहाँ पर 142 के साथ में सबसे ज्यादा रामसर साइट के साथ में टॉप पर बैठा हुआ है। बोलोविया जो है यहाँ पर एरिया वाइज सबसे ज्यादा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा मेंटेन रखता है। कौन कौन सी यहाँ पर बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में माल पानी होता है ये आप लोगों को बताना है। लो कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था सिंगल इलेक्ट्रोल, यानी कि सेंटर और स्टेट के अंदर जो इलेक्शन होते हैं और उसके जो यहाँ पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं उसके लिए एक इलेक्ट्रोल होना चाहिए, बार बार उसको तैयार न करना पड़े, ये बातें यहाँ पर बोली गई, ठीक है। तो जो है वो अपना हाई रखिए और मॉर्निंग में दिन अपना शानदार तरीके से स्टार्ट कीजिए। मॉर्निंग में आप लोगों को एग्जैक्ट टाइम पर मिलूंगा, अगर कोई दुर्घटना न घटी तो आप लोग तैयार रहिएगा कॉपी और पेन लेकर। काफी अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से उठकर अपना जोश दिखाते हैं और शानदार तरीके से अपने दिन को स्टार्ट करते हैं, और वो जोश जो है वो पूरे दिन बरकरार रखना है ताकि हर काम को आप लोग अच्छे से अंजाम दे सको। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। पीडीएफ सारी टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।